हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीटेट प्रिपरेशंस में। आज हम पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। इस चैप्टर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछने को मिलते हैं। ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपके सीडी पे के भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस आपके एसएस में भी क्वेश्चंस बनते हैं, पेडागोजी में बनते हैं, और आपके जो सोशल साइंस के 60 मार्क का आपका क्वेश्चंस आपके होते हैं, पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट होता है उसमें से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके सेकंड चैप्टर में किस तरीके से चैप्टर दिया हुआ है। हम क्या हैं और हम कैसे हैं यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं और कौन कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। हम कहाँ पर रह रहे हैं, पहले क्या होता था, ये सब। ठीक है, जो आपका मेन इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो आपको बुक है ये आपको नव एजुकेशन हब ऐप पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ऐप तो डाउनलोड कर ले। कंप्लीट आपके चैप्टर, कंप्लीट आपके एनसीईआरटी की बुक वहीं आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण या शहरी लोगों के बारे में सही लगे। नीचे दिए हुए हैं कुछ, जिन कथनों से आप कुछ सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर आपकी किस प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? जिस आदमी के या फिर जिस व्यक्ति के थ्रू हम अपनी थिंकिंग बना लेते हैं कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, गांव के लोग ऐसे होते हैं, शहर के लोग ऐसे होते हैं, हमने अपने मन में उनके प्रति एक धारणा विकसित कर ली है, उसी को कहा जाता है क्या? पूर्वाग्रह। लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये एक्चुअली ये कुछ लाइंस हैं जिसमें ये लिखा गया है कि गांव के लोग ऐसा करते हैं, शहर के लोग ऐसा करते हैं, उनका जीवन ऐसा है, उनका जीवन शहर के लोगों का जीवन ऐसा है। तो चलिए यहाँ पर जो मेन है वो हम देखेंगे। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई धारणा बना लेते हैं, देखिए ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है, जब हम पहले से ही किसी के प्रति अपनी राय बना लेते हैं, उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वह क्या कर लेती है, वह पूर्वाग्रह का रूप धारण कर लेती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पूर्वाग्रह। अगर आपसे ये पूछे कि पूर्वाग्रह क्या है, तो पूर्वाग्रह की सही डेफिनेशन आपकी बनेगी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी भी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अपनी कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उसको हम कहेंगे पूर्वाग्रह। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। ये भी आपसे पूछ लेंगे सीटेट में, हो सकता है ये लाइन आपको देखने को मिल जाए कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना डैश क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक पूर्वाग्रह है। ठीक है, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धर्म, लोगों के विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं इत्यादि। तो ये सब यही नहीं कि हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, हम उनके धर्म के बारे में, उनका रंग कैसा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो किस रंग के बारे में भी हम क्या सोचते हैं, वो भी एक पूर्वाग्रह है। जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उस क्षेत्र के लोगों के बारे में हम धारणा बना लेते हैं कि बिहार में अगर हम अभी सोचे कि बिहार के लोग कैसे होंगे, तो जैसे ही बिहार का नाम आता है तो हमारे माइंड में एक बात क्लिक करती है कि बिहार के लोग कैसे होते हैं। एक इमेज हमने आज तक जो बनाई है वही हमारे सामने आती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? पूर्वाग्रह है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के हो जाते हैं कि कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो हम दूसरों के बारे में जो भी सोचते हैं उसके बिहाफ पर ही हम
दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो ये भी क्या है, पूर्वाग्रह है। उसके बाद है कि लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। सबको पता है कि लड़के और लड़की में किस तरीके से भेदभाव किया जाता है। एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। देखिए, यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, और ये जो लाइंस जब मैं पढ़ूंगी या फिर जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके मन में दोनों की जो इमेज है वो बनेगी। ये लड़के के लिए है और ये लड़की के लिए, अब इमेज अपने आप बन जाएगी। ठीक है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, वे बहुत सुशील हैं। अब आप सोचिए कि आपके ये किसके बारे में बात हो रही है। उनका बात करने का तरीका बड़ा ही सौम्य और मधुर होता है। आप सोचिए ये किसके बारे में बात हो रही है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं। वे शरारती होती हैं, किसके बारे में कहा गया है। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। अब ये सोचो कि ये किसके बारे में कहा गया होगा। आपके मन में क्या इमेज बन रही है इसकी। वे रोते नहीं हैं। कौन, लड़के या लड़कियां, किसके बारे में ये बात कही गई है। तो एक बार एक लाइन पढ़ते ही जो मन में आपके आंसर आता है या फिर जो इमेज आपकी बनती है, ये उसके बारे में। ठीक है, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना बनाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। अब देखिए यहाँ पर लड़के और लड़की दोनों का, लड़का और लड़की का इंडेक्स यहाँ पर बनाया गया है, कॉलम बनाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी आप किसके बारे में क्या सोचते हो वो यहाँ पे लिखना है, तभी पता चल जाएगा कि देखो यहाँ पर ना तो लड़के के बारे में लिखा गया हो ना ही लड़की के बारे में लिखा गया है, लेकिन हमारे मन में क्या धारणा बन गई है लड़के और लड़की के प्रति, वो यहाँ पर शो करनी है। और उसी को क्या कहते हैं, भेदभाव करना, या फिर पूर्वाग्रह भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमने इमेज बना ली है इसके बारे में। अब ये देखिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, किसी डिसेबल्ड, किसी दिव्यांग बच्चे को देखकर, दिव्यांग व्यक्ति को देखकर कौन क्या सोचता है, किसके मन में क्या थिंकिंग है। ठीक है, ये देखिए ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उन्हें, उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वे खास जरूरतों वाले बच्चे होते हैं। ये भी आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन का पॉइंट आता है यहाँ पे। उनके बारे में लोगों की पूर्वाग्रह जो है यहाँ बड़े अक्षरों में दिए गए हैं। ये जो पूर्वाग्रह दिए गए हैं, ये जो व्यक्ति सोचते हैं किसी के बारे में वो यहाँ पर लिखे गए हैं। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कर रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा करें। चलिए इसके बारे में छोड़ो। उसके बाद है, अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं। आपने देखा था कि ऊपर लाइन में लिखा हुआ था, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है या नहीं किया जाता। या फिर कुछ लाइन ऐसे हैं जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वे रोते नहीं हैं, तो आप देखोगे यह गुण आम तौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, वे रोते नहीं, वे रोते नहीं यहाँ पे लड़की भी हो सकता है, यहाँ पे लड़का भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर हम ये किसके लिए यूज करते हैं, ये बॉयज के लिए यूज करते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। स्टार्टिंग से बच्चों को सिखाया जाता है, लड़कों को सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, और बड़े होते होते उनमें ये धारणा पक्की हो जाती है कि लड़के नहीं रोते हैं। ठीक है, इसीलिए उनकी जो फीलिंग्स है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना दी जाती है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर उनको चुप करा देते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लग जाते हैं कि बच्चे जो लड़के हैं वो रोते नहीं हैं। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो धारणा है, ये बच्चों में कहाँ से स्टार्ट होती है, ये उनके घर परिवार से स्टार्ट होती है, उनके माता पिता से, और ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को रोना आए भी तो वो अपने आप को रोक लेता, सॉरी, लड़के को अगर रोना है तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, क्योंकि ये धारणा बन गई है लड़कों में। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों
को कभी ना कभी तो रोना आता ही होगा, दोनों का रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के ये सीख जाते हैं कि उनको रोना नहीं होता है, ठीक है। वो स्ट्रोंग होते हैं, उनकी फीलिंग्स जो है वो स्ट्रोंग होती हैं, ठीक है। अगर कोई रोएगा लड़का तो क्या उनका मजाक बनाया जाएगा। हम आम तौर पर ये भी सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन्हीं मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे ही मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों लड़कों और लड़कियों को की जो छवि होती है उन्हीं के अनुरूप देखना चाहिए। जो धारणाएं, जो अंधविश्वास या फिर जो बातें बचपन से बताई जाती हैं, लड़के और लड़कियां बड़े होकर उन्हीं की बातों को सच मानते हैं और उन्हीं को अपना लेते हैं और उन्हीं के अनुसार अपनी फीलिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखेंगे रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसको कहा जाता है रूढ़िबद्ध धारणा। यहाँ पर एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं इसमें किसकी बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है कि सभी लोगों को हम एक ही छवि में बांध देते हैं या फिर उनके बारे में पक्की धारणा हम बना लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, रूढ़िबद्ध धारणा। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या फिर बेवकूफ ठहरा देते हैं। दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने का कारण यही होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह के हैं वैसे, ठीक है। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है, मतलब सही नहीं है कि एक ग्रुप है और उसमें कुछ इंसान ऐसे हैं, थोड़े कंजूस हैं, अपराधी हैं, और हम उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को ये मान लेते हैं कि ये सभी जो सारे का सारा ग्रुप है वो इस जैसा ही है। देखिए, जैसे पुलिस में जो भी इंस्पेक्टर होता है या फिर पुलिस में जो भी जॉब करता है, हम सब क्या मानते हैं कि पुलिस, हम किसको दोष देते हैं, पुलिस वालों को दोष देते हैं। हम कहते हैं पुलिस में जो भी व्यक्ति है सभी कैसे हैं, रिश्वतखोर हैं और सभी बिना पैसे के कोई काम नहीं करता पुलिस में। तो हमने एक धारणा बना ली है, एक थिंकिंग हमारे मन में आ गई है कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं। तो वहां पर किसकी बात होगी, कंप्लीटली एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। पुलिस की बात हो रही है तो पुलिस में सिर्फ एक इंसान तो नहीं है, कितनी सारी पोस्ट है पुलिस में, बहुत सारी पोस्ट हैं। तो हम सभी के बारे में एक ही धारणा बना लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं होता। कुछ इंसान ऐसे होते हैं पुलिस में जो कि बिल्कुल ईमानदार होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको, जो ईमानदार हैं और वो रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन किसी को मौका ही नहीं मिला रिश्वत लेने का, वो इसलिए ईमानदार हैं। कुछ ईमानदार ऐसे हैं कि उनको रिश्वत लेने का मौका तो मिला लेकिन उन्होंने नहीं ली क्योंकि वो ईमानदार हैं। तो सभी तरीके के लोग हैं पुलिस में भी, लेकिन हमने एक थिंकिंग बना ली है कि पुलिस में लोग कैसे होते हैं। हाँ जी, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम एक पूरे वर्ग के बारे में, एक पूरे ग्रुप के बारे में एक जो धारणा बना लेते हैं उसको क्या कहेंगे, रूढ़िबद्ध धारणाएं हम कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। ये रोक देती हैं ऐसी धारणाएं, क्योंकि अगर हम किसी ग्रुप, पूरे ग्रुप के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, पुलिस वाले ऐसे होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं वो ऐसे होते हैं, और उसमें कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो हम उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। ऐसा जैसे पॉलिटिक्स में है, हम कहेंगे कि पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति कैसा होता है, बस जो वोटिंग होते हैं उसी के टाइम पे, जब इलेक्शन होते हैं तभी याद की करते हैं लोग, बाकी टाइम पे याद नहीं करते। तो हमारे मन में एक धारणा बन गई है कि उस ग्रुप के व्यक्ति ऐसे होते हैं, ठीक है। हम देख नहीं पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण या फिर क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग होते हैं। बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम्पल पुलिस का ही हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं कि अगर कोई ईमानदार पुलिस वाला है तो हम उस व्यक्ति की ईमानदारी यहाँ पर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। हम उसकी ईमानदारी को नहीं देख पाते हैं रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से।
रूढ़िबद्ध धारणाएं सभी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती है। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम जो है लड़कियां नहीं कर सकती, तो ये धारणाएं बन गई है कि हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती लड़कियां, लेकिन अब तो लड़कियां भी पायलट हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एक और रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। अब देखिए कोई अगर पूछे कि मुसलमान अपने लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते, क्योंकि वो अपने लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक धारणा बन गई है इनके बारे में कि ये इसलिए नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या फिर स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा एक ऐसी धारणा होती है जो कि एक नहीं सोचने देती किसी अन्य चीज के बारे में। जहां पर भी गरीबी और शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। ये आप यहाँ से इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसी होती है रूढ़िबद्ध धारणाएं। चलिए उसके बाद है असमानताएं और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अब किसी व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति ने अपनी रूढ़िबद्ध धारणाएं बना ली हैं, उसका पूर्वाग्रह ऐसा है, उसने स्टार्टिंग से ही किसी के बारे में थिंकिंग क्रिएट की हुई है अपने माइंड में, तो वो उससे अच्छा व्यवहार कर ही नहीं पाएगा। दूसरों से सुना है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, और जब वो सामने आएगा तो वो उससे अच्छा व्यवहार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके मन में थिंकिंग है कि ये इंसान अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो। ये होता है भेदभाव। जो काम हम कर रहे हो दूसरों को करने से रोकें। ठीक है, और वो किसकी वजह से? हमारे अंदर जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं या फिर जो पूर्वाग्रह हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। याद करें या पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। आपने पढ़ा होगा अगर वो चैप्टर, तो वो फर्स्ट चैप्टर किसके बारे में है? समीर के बारे में। मैंने आपको बताया भी था। दो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक स्कूल जाता है एक स्कूल नहीं जाता है, तो ये उसके बारे में है। तो ये भी भेदभाव बताते हैं इसमें। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का भी कारण बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं या फिर रिवाजों को निम्न कोटि का मानने लगते हैं, जो अपने धर्म को, अपनी प्रथा को, अपनी परंपरा को उच्च दर्जा देते हैं, और दूसरे के धर्म को नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते, या फिर अपने से ऊंचा नहीं मानते, अपने से बराबर नहीं मानते। तो ये क्या हो जाता है? ये भेदभाव हो जाता है। ठीक है, चलिए और जो इम्पोर्टेंट है आप ये पढ़ोगे तो इसके बारे में काफी पता चलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर जो है दलित शब्द वह है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होते हैं दबाया गया या फिर कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा हुआ है। तो क्या है? जो जो पूर्वाग्रह हैं और जो भेदभाव है, इससे क्या हो गया? एक एक दीवार सी बन गई है। ठीक है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये दलित है, ये कमजोर है, ये ऐसा व्यक्ति, ये वैसा व्यक्ति है। तो पूर्वाग्रह और भेदभाव का ही कारण है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अब जो कैटेगरीज रखी गई हैं, तो वो भी क्या है? भेदभाव किया जाता है सबके साथ। देखिए यहाँ पर है, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा हुआ है। यह अनुभव 1901 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं बचे थे इससे, इनके साथ भी बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया था जब वे केवल 9 वर्ष के थे। ठीक है, तो नीचे इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कहाँ जा रहे थे। बैलगाड़ी से कहीं दूसरे गांव शहर जा रहे थे, और उनको बिठाया नहीं गया था बैलगाड़ी में, क्योंकि उनका जो कास्ट है, कैटेगरीज है, वो अलग थी, दलित में आते थे। तो चलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, इस बॉक्स से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो कि वो खुद करते थे। उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था और गांव में अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। तो जो नॉर्मल इंसान है या फिर जो बिल्कुल आम इंसान है उनके साथ तो भेदभाव होता ही है। तो भीमराव अंबेडकर के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता था, लेकिन ये उस टाइम पर इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे, छोटे बच्चे थे, लेकिन इनके साथ भी भेदभाव किया गया। तो इन्होंने देखा कि ये सब गलत है, तो इन्होंने आवाज़ उठाई और ऐसा काम किया कि अब इनको सम्मान के साथ बुलाया जाता है। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। तो आप इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको इसके बारे में। और इनकी जो कहानी है, जब ये छोटे थे तो कहीं जा रहे थे, इनको बिठाया नहीं गया था बैलगाड़ी में, तो आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, तो पता चलेगा कि क्या इनके साथ हुआ था। चलिए, और इसमें कुछ खास 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया था। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने इसके खिलाफ कई संघर्ष भी किए थे। कई नेताओं ने इन लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया था, जैसे कि भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान की ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा कि जो अछूत व्यक्ति माने जाते हैं, जिसको या फिर दलित कैटेगरीज के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ भेदभाव न किया जाए, ठीक है। तो भाई यही थे कुछ इम्पोर्टेंट कम, जो भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट कम और कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होने वाले मुद्दे हैं इस चैप्टर में और आपसे पूछे जाते हैं सीटेट में। जो सीडीपी वाला 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, पूर्वाग्रह क्या होते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होते हैं, प्लस जो आपका सोशल साइंस का पेडागोजी के जो पार्ट है उसमें भी आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आपके एसएसटी के हैं, जैसे सेकंड चैप्टर है ये, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड चैप्टर में किस तरीके से क्या कुछ पूछा गया है। कल हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।